स्टूडेंट्स, स्क्रीन शो हो रही है आपको? नो मैम। ओके। नो मैम। मैम ये बीबीए वालों के लिए भी क्लास रहेगा? स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। मैम ये क्लास बीबीए वालों के लिए भी रहेगा? जी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। फर्स्ट चैप्टर है इस इकाई का, इस कोर्स वर्क का, शब्द संपदा और लोकोक्तियां। इसमें सबसे पहले यही दिया गया है प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंतर्गत है कि इस इकाई के अंतर्गत हम क्या रीड करेंगे, क्या अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले शब्दों का महत्व, भाषा के सामाजिक स्तर भेद, शब्दों के विभिन्न स्रोत, शब्द भंडार, शब्दों का अर्थ पक्ष, शब्द निर्माण, शब्द रचना, मुहावरे और लोकोक्तियां, ये इस इकाई के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले शब्दों का महत्व। भाषा में ध्वनि हमारे विचारों की वाहक है, लेकिन हम ध्वनियों से अर्थ प्रकट नहीं कर सकते। जैसे ए, क, त आदि ध्वनियां सार्थक नहीं है, अर्थात इनसे कोई अर्थ ज्ञात नहीं हो सकता। भाषा के अर्थ का वाहक शब्द है जो ध्वनियों से बनता है। जैसे आम क्या है? एक शब्द है, और ये किन दो ध्वनियों से बना है? आ और मैं से। इसी तरह कुछ ध्वनियों के योग से बनने वाले शब्द भाषा में हैं, वो अर्थ के वाहक होते हैं। भाषा के शब्द समाज सापेक्ष होते हैं, अर्थात जैसे आम कहने पर हिंदी भाषी एक विशेष वस्तु का अर्थ ग्रहण करते हैं, लेकिन इस शब्द का चीनी भाषी या इतालवी भाषी के लिए यही अर्थ हो, यह जरूरी नहीं है। उन लोगों के पास इसी वस्तु के लिए अपना शब्द अलग से होगा, जो उनकी भाषा की ध्वनियों से निर्मित होगा। इसका तात्पर्य है कि एक समाज के सभी लोग जो एक भाषा बोलते हों, भाषा के शब्दों के निश्चित अर्थ से परिचित होते हैं, और वे इस अर्थ को उच्चारण से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और उनके उच्चारण से एक निश्चित अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। अतः भाषा के शब्दों की एक प्रमुख विशेषता है अर्थयुक्त होना। आम शब्द का अपना अर्थ है जो हिंदी भाषी समाज में जाना जाता है, लेकिन यह अर्थ इस शब्द में कहाँ से आया? क्या लाम या ताम कहने पर हमारे मन में कोई अर्थ निकलता है? जिस फल को हम आम कहते हैं, क्या उस फल के किन्हीं गुणों के साथ इन ध्वनियों का संबंध है? क्योंकि हमने खुद कहा था कि हर भाषाई समुदाय अपने ढंग से अर्थ ज्ञात करने के लिए शब्दों का व्यवहार करता है। जिस फल को हिंदी में आम कहा जाता है, उसे तमिल में मांगाई और अंग्रेजी में मैंगो कहा जाता है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि किसी शब्द में आने वाली ध्वनियों का शब्दों के अर्थ के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है। ज्ञात अर्थ के लिए समाज कोई शब्द निश्चित कर देता है और उस शब्द का अर्थ उस अर्थ के साथ संबंध जुड़ जाता है। यह संबंध स्वाभाविक नहीं होता, बल्कि समाज द्वारा आरोपित होता है। वस्तु और शब्द के इस संबंध को हम लोग यादृच्छिकता कहते हैं।
यादृच्छिकता का तात्पर्य है इच्छानुकूल आरोपित अर्थ। यह भी देखा जा सकता है कि शब्द और अर्थ का संबंध ऐतिहासिक विकास के साथ बदलता है। जैसे संस्कृत में मृग शब्द पशु या जानवर के लिए प्रयुक्त होता था, सिर्फ हिरण के लिए नहीं। लेकिन आज हम लोग मृग का अर्थ हिरण लेते हैं। इस बात को आप मृगराज शब्द से भी समझ सकते हैं। जैसे सिंह को पशुओं का राजा कहा गया, इसी तरह से शिकार के लिए मृगया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मृगया का तात्पर्य केवल हिरण का शिकार नहीं, सभी जंगली जानवरों का शिकार है। प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ होता है। जैसे आम शब्द फल का अर्थ सूचित करता है, मेज शब्द एक विशेष वस्तु का अर्थ सूचित करता है। अर्थात वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों से उन वस्तुओं के अर्थ बहुत स्पष्ट दिखलाई देते हैं। लेकिन भाषा में हम हमेशा वस्तुओं के लिए ही शब्दों का प्रयोग नहीं करते। हम लोग गूढ़ विचारों को भी शब्दों के माध्यम से प्रकट करते हैं। जैसे स्वतंत्रता शब्द हम लोगों के लिए बहुत परिचित सा लगता है, लेकिन एक छोटा बच्चा इस अर्थ को आसानी से ग्रहण नहीं कर सकता। उसके लिए राष्ट्रीयता, अभिव्यक्ति, स्वच्छंदता, उद्दंडता आदि शब्दों के अर्थ को ग्रहण करना कठिन कार्य है। जब व्यक्ति बड़ा होता है और शिक्षित होता चलता है, तो वह ऐसे विचारों को समझकर इन शब्दों के माध्यम से उसे ग्रहण करता चलता है। अनपढ़ व्यक्ति भी समाज में कई सूक्ष्म विचारों को ग्रहण करता है और अपनी भाषा में परंपरागत शिक्षा कोई अनिवार्यता नहीं है। जैसे कबीर जैसे अनेक महापुरुष इसके क्या है, प्रमाण है। अक्षर ज्ञान और परंपरागत शिक्षा से वंचित कबीरदास ने सामाजिक व्यवहार और अपने अनुभव ज्ञान के आधार पर दर्शन और धर्म के गूढ़ रहस्यों को सफलतापूर्वक अभिव्यक्त किया है। दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं कि भाषा न केवल दृश्यमान जगत से संबंधित वस्तुओं के बारे में अभिव्यक्ति का साधन है, बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति का भी साधन है। विचारों की अभिव्यक्ति की शिक्षा हमें अपने समाज से मिलती है और समाज को यह अभिव्यक्ति पूर्व की पीढ़ियों से प्राप्त होती है। इसी को हम उस समाज की वैचारिकता कहते हैं। जब हम लोग समाज से भाषा अर्जित करते हैं, तो उसके साथ ही उसकी वैचारिकता को भी अर्जित करते हैं। सिंपल शब्दों में भाषा शब्दों के माध्यम से केवल अर्थ की अभिव्यक्ति मात्र न होकर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, दार्शनिक, ज्ञान विज्ञान की विभिन्न उपलब्धियों की अभिव्यक्ति की वाटिका भी होती है। भाषा के सामाजिक स्तर भेद। ऊपर हमने जो शब्दों के बारे में अभी पढ़ा है, उसमें सामाजिक स्तर भेदों को नहीं लिया गया है और न ही प्रयोग के स्तर पर शब्दों के महत्व की बात की है। दो बचपन के दोस्त, फॉर एग्जाम्पल, दो बचपन के दोस्त बात बात में सुन बे, अभे आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, जबकि औपचारिक चर्चा में भाषा भिन्न होती है। अब औपचारिक क्या है? जैसे स्कूल, ऑफिशियल लैंग्वेज जो ऑफिसों में यूज की जाती है, वहां पे ये ऐसे सुन बे, अबे ऐसे शब्दों का यूज नहीं किया जाता। वहां पे औपचारिक रूप से, औपचारिक तरीके से बात की जाती है। इसलिए अनौपचारिक और औपचारिक लैंग्वेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हम भाषा के विशेषकर शब्दों की दृष्टि से भाषा के दो स्पष्ट स्तर पहचान सकते हैं, औपचारिक भाषा और अनौपचारिक भाषा। घरेलू बातचीत, दोस्तों का वार्तालाप आदि में औपचारिक भाषा का प्रयोग होता है, लेकिन सभा, सोसाइटी, कार्यालयों, विशिष्ट विषयों पर परिचर्चा की भाषा औपचारिक होती है।
जिसमें शब्दों का प्रयोग अत्यंत सावधानी से करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न पेशों और व्यवसायों के लोगों की अपनी भाषा होती है, जिसकी शब्दावली व्यवसाय विशेष से जुड़ी होती है। कक्षा अध्यापक की भाषा, व्यापारियों की भाषा, मजदूरों की भाषा आदि से हम शब्दों के प्रयोग के अंतर की पहचान कर सकते हैं। सामाजिक स्तर भेद के संदर्भ में हम भाषा और उसमें शब्दों के कुछ विशिष्ट रूपों को भी आसानी से पहचान सकते हैं। अनपढ़ लोगों की बोली, मिश्रित भाषा प्रयोग उनके शैक्षिक स्तर का परिचायक है। कुछ लोग अवभाषा का प्रयोग करते हैं, जो भाषा का बिगड़ा हुआ रूप माना जाता है। कुछ पेशों के व्यक्ति दूसरों से छिपाकर अपनी बात बोलते हैं और कुछ कहने के उद्देश्य से गुप्त भाषा का प्रयोग करते हैं। इसकी शब्दावली सामान्यतः भाषा से भिन्न होती है। उदात्त कथन। उदात्त कथन केवल अमंगल सूचक प्रयोगों से बचने के लिए ही नहीं, अभद्रता दूर कर शिष्टता लाने के लिए भी किया जाता है। जैसे अपने किसी प्रियजन की मृत्यु पर हम यह नहीं कह सकते कि मेरे चाचा जी, मामा, बहनोई आदि मर गए। सहज अर्थ होते हुए भी यह अच्छा प्रयोग नहीं है। मृत व्यक्ति के प्रति आदर सूचित करते हुए हम अधिक सुसंस्कृत शब्दों में खड़े हैं, जैसे वे दिवंगत हो गए, उनका स्वर्गवास हो गया, वो देहावसान हो गए। तो इस तरह के शब्दों का यूज किया जाता है। और जो अभद्रता प्रदर्शित करे, जिन शब्दों में अभद्रता लगे, उनको बोला जाता है उदात्त कथन। इसी तरह विधवा होने के लिए मांग का सिंदूर पूछना, सुहाग उजड़ना आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों में हम अमंगल को सामान्य व्यवहार के शब्दों से भिन्न शब्दों द्वारा व्यक्त करते हैं। इससे मृत्यु, वैधव्य आदि अशुभ और अप्रिय स्थितियों की शिष्ट एवं उदात्त अभिव्यक्ति होती है। आदमी अमंगलकारी घटनाओं तथा उनके वाचक मूल शब्दों से बहुत डरता है। इन शब्दों को वह अपनी जुबान पर लाने से ही कतराता है। इसी कारण कई शब्दों के स्थान पर उदात्त शब्द प्रयोग में आते हैं, जिनसे अमंगल का भाव कम हो सके। फॉर एग्जाम्पल, सामान्य शब्द है सांप, उदात्त शब्द बनेगा इसका कीड़ा। चेचक का उदात्त शब्द बनेगा माता या शीतला। मौत शब्द का बनेगा देहांत, निधन। ऐसे शब्दों के संदर्भ में भाषा प्रयोग की परिस्थितियों के अनुसार शब्दों के अर्थ परिवर्तन भी देखने में आते हैं। आमतौर पर महिलाओं की कांच की चूड़ियां टूट जाती हैं, लेकिन इसे चूड़ी टूटना नहीं कहते, बल्कि चूड़ी मोल जाना बोला जाएगा। इसी तरह दुकान बंद करना, दुकान बढ़ाना इसका उदात्त कथन होगा। बत्ती बुझाना, बत्ती बढ़ाना उपयुक्त शब्द है। उदात्त कथन केवल अमंगल सूचक प्रयोगों से बचने के लिए ही नहीं, अभद्रता दूर कर शिष्टता लाने के लिए भी किया जाता है। सभ्य समाज में बैठे हुए हम उदात्त शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, वहां पे हम सामान्य शब्दों का ही प्रयोग करेंगे। कुछ नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। शब्दों के अर्थ हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, भाषा के सामाजिक स्तर भेद, और ये नीचे दिए गए हैं। उदात्त कथन लिखना है, जैसे मर जाना, चेचक निकलना, पाखाना, चूल्हा बुझाना। ये पीछे एग्जाम्पल भी हैं और क्वेश्चन भी ये पीछे से ही बनते हैं इसमें, इनको आप कर लीजिएगा। शब्दों के विभिन्न स्रोत। भाषा में जो शब्द हैं वे आखिर कैसे बने हैं और कहाँ से आए हैं, इसकी जानकारी आपके लिए आवश्यक है। हिंदी भाषा संस्कृत से निकली है, अतः इसमें संस्कृत के अनेक शब्द हैं। कुछ शब्द हिंदी भाषी समाज ने व्यवहार द्वारा विकसित किए हैं। यह भाषा उर्दू के माध्यम से अरबी, फारसी के शब्दों से भी समृद्ध हुई है। अंग्रेजों के शासन के समय इस भाषा में सैकड़ों शब्द अंग्रेजी से आए हैं।
जिस तरह एक नदी में विभिन्न स्रोतों से जल आकर मिलता है और नदी का विस्तार होता है, उसी तरह विभिन्न स्रोतों से आने वाले शब्द भाषा को समृद्ध करते हैं। जैसे स्रोतों के आधार पर हिंदी के शब्दों के 4 प्रमुख वर्ग हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और बाहरी यानी विदेशज। तत्सम शब्द। तत् का अर्थ है वह, सम माने जैसा ही, अर्थात संस्कृत से मूल रूप में हिंदी में लिए गए शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। जो शब्द सीधे संस्कृत से आए हैं वो तत्सम शब्द हैं, अर्थात संस्कृत के ही समान हैं। जैसे बालक, पर्वत, पुस्तक, विद्यार्थी, निराशा, सत्य, मैत्री, व्यवस्था, जल आदि ये सब क्या है? संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। हिंदी में सारे तत्सम शब्द यथावत नहीं लिए गए हैं, बल्कि उनके रूप में थोड़ा सा परिवर्तन भी हो गया है। संस्कृत शब्द बालक का विग्रह हट गया, पुस्तकम शब्द का मैं छोड़ दिया गया, अर्थात तत्सम शब्द मूल संस्कृत शब्दों के रूप में किंचित परिवर्तन के बाद ही हिंदी में स्वीकार किए गए। छोड़े गए चिन्ह संस्कृत के शब्दों के वचन या लिंग के सूचक हैं। हिंदी में वचन तथा लिंग के सूचक चिन्ह दूसरे हैं, इसलिए ये चिन्ह हिंदी में छोड़ दिए गए हैं। तद्भव शब्द। तत् का अर्थ है वह और भव का है उत्पन्न, अर्थात ये वे शब्द हैं जो संस्कृत से हिंदी के रूप में परिवर्तन के साथ आए हैं। तद्भव शब्द भी संस्कृत मूल के हैं, लेकिन मूल रूप में लिए गए शब्द नहीं हैं, बल्कि ये ऐतिहासिक क्रम में बदले हुए रूप में हिंदी में आए हैं। जैसे क्रम, काम, हस्त से हाथ। संस्कृत भाषा के बाद उससे क्रमशः पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाएं भी बनी हैं। इन भाषाओं में ध्वनि परिवर्तन या उच्चारण की भिन्नता के कारण शब्द के रूप भी बदल गए। हिंदी सच संस्कृत सत्य से बना है, लेकिन यह परिवर्तन अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे ही हुआ है। परिवर्तन के क्रम को हम नीचे इस प्रकार देख सकते हैं। जैसे सत्य संस्कृत का शब्द है, पाली प्राकृत अपभ्रंश में इसका परिवर्तन क्रम क्या हुआ? सत्य और सच। हिंदी में सच। इस प्रकार बदले हुए शब्दों को ही हम तद्भव कहेंगे। उच्चारण के लिए ये कुछ शब्द दिए गए हैं। जैसे तत्सम शब्द है सूर्य, तद्भव बनेगा सूरज। चंद्र से चांद, वर्ष से वर्ष, सर्प से सांप, आम्र से आम, संध्या सांझ, करपट कपड़ा, वृद्ध बूढ़ा, मयूर मोर, हस्त हाथ। कुछ विद्वानों ने तत्सम और तद्भव के साथ ही संस्कृत से अलग शब्दों का एक अर्ध तत्सम वर्ग भी स्वीकार किया है, जैसे क्रम, ध्रम, चंद्र आदि, लेकिन इन्हें भी तद्भव वर्ग में ही स्वीकार करना ज्यादा उचित है। देशज शब्द। देश प्लस जय यानी कि पैदा हुआ। देशज वे शब्द हैं जिनके स्रोत का हमें ज्ञान नहीं है। ये न संस्कृत मूल के हैं, न किसी बाहरी या विदेशी भाषा से आए हैं। ये हिंदी भाषा के अपने शब्द हैं। इन शब्दों का प्रयोग उस भाषा भाषी समाज में ही प्रारंभ हुआ, अर्थात ये सही मायने में भाषा के अपने शब्द हैं। हिंदी के कई बहुप्रचलित शब्द जैसे पेड़, लड़का, खिड़की आदि शब्द क्या हैं? देशज शब्द हैं। बाहरी शब्द यानी विदेशज शब्द। ये शब्द बाहर के स्रोतों से आए हैं, जिन्हें अध्ययन की सुविधा के लिए 3 उपवर्गों में विभक्त किया गया है। फर्स्ट है आर्य परिवार की भाषाओं से आए शब्द, जिसमें मराठी और बंगला लैंग्वेज से है। मराठी से जैसे चालू, लागू, बंगला से गल्प। नंबर सेकंड है भारत के अन्य भाषा परिवारों से आए शब्द, द्रविड़ और मुंडा से। द्रविड़ में लिया जाएगा मीन, इडली, सांभर। मुंडा में लिया जाएगा कोड़ी, जो 20 की संख्या में है।
नंबर 3, विदेशी भाषाओं से आए शब्द। इस वर्ग में हजारों शब्द हैं अंग्रेजी से, जैसे साइकिल, रेल, टिकट, स्टैम्प, पुलिस, निब, स्टोव, टेलीफोन, फोटो आदि। भारत में इस्लामी शासन के दौरान उर्दू भाषा का विकास हुआ, जिससे हजारों अरबी और फारसी के शब्दों का हिंदी में आगमन हुआ। मुगल तुर्क थे, इस कारण हिंदी में तुर्की के भी बहुत से शब्द आए। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे अरबी से हैं औरत, गुनाह, तकदीर, फरिश्ता, मन्नत, ताबीज, इस्लाम, कस्बा, किला, बगावत, दफ्तर, अखबार, हिरासत आदि। फारसी से लिए गए हैं खुदा, खजांची, खुशामद, जमीन, सरकार, सिफारिश, अंगूर, आबाद, आस्तीन, गुलाब, चपाती, जंजीर, दरी, नमक, नाश्ता, पर्दा, प्याला आदि। और तुर्की से लिए गए हैं तोप, तमगा, दारोगा, बारूद, बंदूक, कुली, बेगम बहादुर, लाश आदि। फ्रांसीसी या जापानी आदि भाषा के शब्द अंग्रेजी के माध्यम से आए, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र से इन भाषाओं का प्रत्यक्ष संपर्क नहीं था। लेकिन पुर्तगालियों ने अंग्रेजों के आने से पहले भारत के कुछ क्षेत्रों में अपना शासन स्थापित किया था। हिंदी में पुर्तगाली के भी कई शब्द हैं, जो या तो सीधे हिंदी में आए हैं या अन्य भारतीय भाषाओं से होकर आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रांसीसी के जरिए आया है रेस्तरां, कूपन, अंग्रेजी कारतूस, जापानी से रिक्शा, पुर्तगाली से गिरजा, पादरी, काजू, चाबी, बिस्किट, कमीज, तौलिया आदि। आज भी हम नए विचारों को मूल शब्द के साथ ग्रहण करते हैं। इससे भाषा समृद्ध होती है, जीवंत रहती है। ऐसे नए शब्द हैं स्पुतनिक, सॉफ्टवेयर आदि। अब ये अभ्यास नंबर 2 दिया गया है। कुछ तद्भव शब्द दिए हैं, इसके तत्सम रूप लिखने हैं। जैसे आग से अग्नि, आठ से अष्ट, बात, वार्ता, सोना, स्वर्ण, जग, जगत, खेत, क्षेत्र, लोग, लोक, जीभ, जिह्वा, बूढ़ा, वृद्ध, दूध, दुग्ध। तो ये तद्भव शब्द हैं, उनके तत्सम रूप यहाँ पे लिखने हैं। शब्दों का अर्थ पक्ष। शब्द भाषा में अर्थ के वाहक हैं। शब्दों के माध्यम से हम अपने मन में निहित अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन शब्द और अर्थ का संबंध तलवार और मयान की तरह नहीं है। अर्थात यह नहीं कि हर शब्द का एक ही अर्थ हो। कहीं एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो कहीं 2-3 शब्दों का एक अर्थ होता है। अर्थ विज्ञान में हम भाषा के अर्थ का अध्ययन करते हैं। शब्द और अर्थ के संबंध पर विचार करने के लिए हम उन्हें 5 प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं। कौन कौन से हैं ये शब्द? सबसे पहले समरूपी शब्द, पर्याय शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द और सहप्रयोग। समरूपी शब्द, कुछ शब्दों से एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। जैसे पर, पर को हम पंख, लेकिन, ऊपर, पर के ये समरूपी शब्द बनेंगे। कल से क्या बनेगा? दूसरा दिन, मशीन और चैन। मगर, लेकिन, एक प्राणी। ये समरूपी शब्द के एग्जाम्पल हैं। इसका प्रमुख कारण है कि भिन्न भिन्न स्रोतों या प्रकारों से आने या बनने वाले शब्द का एक जैसा लगना या लिखा जाना। इस बात को निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे मेल, हिंदी में मिलना क्रिया से क्या बनेगा? मित्रता। मेल अंग्रेजी में मेल का हिंदी रूप है मेल गाड़ी। बरस संस्कृत में वर्ष से, एक साल। आम संस्कृत में आम्र से, क्या है ये? एक फल है। और आम अरबी में साधारण, सामान्य। पर्याय यानी पर्यायवाची शब्द।
जब एक से अधिक शब्दों का अर्थ समान होता है, एक जैसा होता है, तो वो पर्याय कहलाते हैं। व्याकरण में इन शब्दों को क्या बोला जाता है? को पर्यायवाची शब्द बोला जाता है। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे सूरज। सूरज के पर्यायवाची शब्द बनेंगे सूर्य, भानु, रवि, दिवाकर, आफताब। चंद्र से चंद्रमा, राकेश, मेहताब, चांद, निशाकर। कमल से पंकज, नीरज, राजीव, पद्म, अंबुज, सरोरुह, सरसिज। क्या कारण है कि एक ही वस्तु के लिए इतने सारे शब्द हैं? क्या हम इन सारे शब्दों का समान रूप से कहीं प्रयोग कर सकते हैं? कुछ विद्वानों का मत है कि भाषा में वास्तव में पर्याय होते ही नहीं हैं। हर शब्द का अपना विशिष्ट अर्थ होता है। जैसे हम सूरज डूब गया कहेंगे, दिवाकर डूब गया नहीं कहेंगे। बोलचाल में हम इनमें से प्राय किसी एक शब्द को ही अपने व्यवहार के लिए लेते हैं। शेष शब्द शैलीगत हैं या साहित्यिक हैं। साहित्यकार इन शब्दों का अपनी रचना के सौंदर्य के लिए प्रयोग करते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी में सूर्य, सूरज दोनों ही सामान्य बोलचाल के शब्द हैं। वक्ता ही इनमें से अपने व्यवहार का शब्द चुन लेते हैं। कोई सामान्यतः सूरज कहता है, कोई हमेशा सूर्य बोलता है। एक व्यक्ति के लिए दोनों पर्याय नहीं होते। कहीं कहीं भाषा में दो तीन शब्द समान अर्थ में आते हैं, फिर भी उनके प्रयोगों में साफ बंटवारा दिखाई पड़ता है। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि दोनों शब्द पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घर के लिए गृह दोनों पर्याय हैं, लेकिन इनके प्रयोग अलग अलग हैं। जैसे घर के स्थान पर गृह का प्रयोग उचित नहीं है। घर बसाना को गृह बसाना नहीं कहते। ये प्रयोग है घर जाना, बात मन में घर कर जाना, घर उजड़ना, घर छोड़ देना, गृह क्लय, गृह लाभ, गृह त्याग आदि। सॉरी। शैली की दृष्टि से भी पर्यायों का विशेष महत्व है। उर्दू शैली में हम सूरत की तुलना मेहताब से करेंगे और हिंदी में मुख को चंद्र के समान कहेंगे। शैली की इस विशेषता के संदर्भ में आगे यह प्रयोग पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। आगे देखिए, यह है विलोम शब्द नंबर 3। जिस प्रकार समान अर्थ वाले शब्द पर्याय कहे जाते हैं, उसी तरह विपरीत या विरोधी अर्थ वाले शब्द विलोमार्थी या विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए छोटा बड़ा, ठंडा गरम, अच्छा बुरा, गरीब अमीर आदि क्या है? ये सब विलोमार्थी शब्द हैं। क्या खट्टा मीठा, लाल हरा भी विलोमार्थी शब्द हैं? यहाँ वास्तव में विलोम की स्थिति नहीं है। ये अलग अलग स्वाद सूचित करने वाले कुछ शब्द हैं, जिनमें हम शब्द दूसरे का पूरक है, विरोधी नहीं है। इसी तरह रंगों के सभी शब्द एक समुच्चय के रूप में आते हैं, एक सेट के रूप में आते हैं। जैसे लाल, पीला, हरा आदि शब्दों का अपना अपना अर्थ क्षेत्र है, लेकिन लाल हरा का विलोम नहीं है। कुछ लोग पति पत्नी आदि शब्दों को भी विलोम बोलते हैं, लेकिन दोनों शब्द पति पत्नी के परस्पर संबंध को सूचित करते हैं। अगर कै एग्जाम्पल दिया गया, अगर कै ख का पति है और तो ख कै की पत्नी है, इसमें हम द्वंद्ववाचक शब्द कह सकते हैं, विलोमार्थी नहीं। आगे है अनेकार्थी शब्द। भाषा के कुछ शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे आपने शब्दकोश भी देखा होगा कि एक शब्द के आगे कई अर्थ दिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बात। यहाँ बात को मामला, उक्ति, बातचीत, चर्चा का विषय, झगड़ा आदि के रूप में यूज किया गया है। मामला यानी कि क्या बात हुई, उक्ति उसने एक बात बताई, बातचीत दोनों बातें करते जा रहे थे, चर्चा का विषय बात यह है कि, झगड़ा बात बढ़ गई।
अनेकार्थ का समझना आसान नहीं है। पहले हम समरूपी शब्द और अनेकार्थी शब्द में अंतर करना होगा। फिर उसके संबंध अर्थों को उचित संदर्भ में निश्चित करना होगा। जैसे हाथ, आंख आदि मनुष्यों के अंग हैं, लेकिन कानून के हाथ, सुई की आंखें जैसे प्रयोगों से हमें उनकी अनेकार्थता की प्रकृति का स्पष्ट रूप से पता चलता है। विद्वान इन्हें मुहावरेदार प्रयोग कहते हैं। मुहावरा भी अनेकार्थता का एक रूप है। मुहावरेदार प्रयोगों के बारे में हम इसी इकाई में आगे पढ़ेंगे और व्याकरण में इन्हें क्या बोला जाता है? लक्ष्यार्थ। अनेकार्थता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अर्थ का विस्तार। आधुनिक युग में नए नए विचारों को व्यक्त करने के लिए हम पुराने शब्दों का प्रयोग करते हैं और उनका अर्थ विस्तार करते हैं। अब हम जैसे टेलीविजन के पर्दे की बात करते हैं, इसी तरह घड़ी घड़ी की सुई, चांदी का गिलास, शेयर बाजार आदि नए शब्द हैं जो भाषा के विकास को दर्शाते हैं। नंबर 5, शह प्रयोग। हम सब जानते हैं कि शब्द एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। अर्थ की दृष्टि से हत्या कहने पर पुलिस, गिरफ्तार, अदालत, सजा आदि शब्द ध्यान में आते हैं। रेगिस्तान से गर्मी, ऊंट, नखरिस्तान आदि शब्द जुड़े हुए हैं। इनमें एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए सह प्रयोग करने वाले अन्य शब्दों का उपयोग करना पड़ता है। इसलिए एक शब्द को सीखते समय हमारे लिए अन्य समक्षेत्रीय सहयोगी शब्दों को भी सीखना आवश्यक हो जाता है। सह प्रयोग का शैली की दृष्टि से महत्व है। हम आमतौर पर क्षमा और परवाना की एक साथ बात करेंगे, दिया और परवाना या समा और कीट की नहीं। सामान्य बोलचाल में हम हाथ का काम कहेंगे, हस्त की कला नहीं। साहित्यिक और पारिभाषिक अर्थों में हस्तकला, हृदय गति, कुटीर उद्योग, विद्युत ऊर्जा आदि प्रयोग में शब्द बदलने की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। बदलने पर भाषा में शैलीगत दोष आ जाता है। भाषा के सही प्रयोग के लिए आवश्यक है कि हम सह प्रयोग के दोषों से बचें। अपनी शब्दावली के विस्तार के लिए चाहिए कि हम शब्दों के सह प्रयोग का अभ्यास करते रहें और संबंध शब्दों का सावधानी से प्रयोग करें। शब्द निर्माण। भाषा के शब्द बनते कैसे हैं? हम अधिक शब्द कैसे बना पाते हैं? भाषा के अपने शब्द भाषा बोलने वाले समाज में सदियों से चले आते हैं। सामाजिक व्यवहार में शब्दों की रचना में काट छांट होती रहती है। शब्दों को नए नए अर्थ मिलते रहते हैं। कुछ पुराने शब्द छूट जाते हैं, कुछ नए शब्द व्यवहार में आ जाते हैं। इस दृष्टि से देखें तो भाषा एक सामाजिक संपदा है। शब्दों का विकास सामाजिक विकास के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन भाषा को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में व्याकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसमें प्रयुक्त शब्दों का निर्माण व्याकरण के नियमों के अनुसार ही होता है। अतः शब्द निर्माण की प्रक्रिया को समझने के पूर्व हमें शब्द की रचना पर विचार करना पड़ेगा। भाषा के बहुत थोड़े से शब्द अपने मूल में व्यवहृत होते हैं। भाषा उन मूल शब्दों से और कई नई शब्दों की सृष्टि करती है। जैसे बच्चा मूल शब्द है, पन अवस्था सूचित करने के लिए उससे व्युत्पन्न शब्द है। बच्चा प्लस पन बचपन शब्द बनता है। यहाँ पन एक प्रत्यय है जो अवस्था का अर्थ देता है। इस दृष्टि से प्रत्यय के अन्य उदाहरण भी देखे जा सकते हैं, जैसे नया प्लस पन नयापन, बांका प्लस पन बांकपन। क्रिया रचना में कर मूल शब्द है। किया, करता, करना, करेगा आदि क्रिया रूप व्युत्पन्न शब्द है। एक मूल क्रिया जिसे व्याकरण में धातु कहा जाता है, से सैकड़ों शब्दों की व्युत्पत्ति होती है। मूल शब्द में प्रत्ययों को जोड़ने से शब्द का निर्माण होता है। क्या सहायता होने की अवस्था को हम सहायतापन कह सकते हैं, या भूख होने की अवस्था को
भूखापन कह सकते हैं। यह आप स्वयं भी जानते हैं कि दोनों शब्द सही नहीं हैं। अवस्था सूचित करने के लिए यह जरूरी नहीं कि हर जगह पन प्रत्यय लगाया जाए। पन के साथ हिंदी में अवस्था सूचित करने के लिए पा, जैसे बुढ़ापा, ता, मनुष्यता, तव, महतव आदि अन्य प्रत्यय भी हैं। एक भाषा भाषी समुदाय ही निश्चित करता है कि कौन से प्रत्यय किस मूल शब्द के साथ लगाए जाएंगे। इस प्रकार शब्द निर्माण की यह प्रक्रिया समाज द्वारा नियंत्रित होती है। प्रत्यय दो प्रकार के हैं। पहले प्रकार के प्रत्यय हैं व्युत्पन्न प्रत्यय। व्युत्पन्न प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जिससे हम अर्थ में विस्तार करते हैं। व्युत्पन्न प्रत्यय संज्ञा से संज्ञा, संज्ञा से विशेषण, विशेषण से संज्ञा आदि शब्दों के निर्माण में काम आते हैं। जब हम व्युत्पन्न प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं तो कभी कभी मूल शब्द में परिवर्तन हो जाता है। जैसे बचपन शब्द में बच्चा का बदला हुआ रूप देख सकते हैं। घुड़सवारी में घोड़ा शब्द का रूप दूसरा रूप देख सकते हैं। व्युत्पन्न प्रत्यय से वास्तव में नए शब्दों का निर्माण किया जाता है और इससे शब्दावली की वृद्धि होती है। दूसरे प्रकार का प्रत्यय है रूपात्मक प्रत्यय। इसका एग्जाम्पल देखिए, लड़के आए और नंबर 2 है लड़कों को बुलाओ। को लगने के कारण लड़के का रूप लड़कों बन गया। यहाँ ओ प्रत्यय है, लेकिन इस प्रत्यय से शब्द के रूप में परिवर्तन हुआ है, अर्थ में नहीं। क्रिया में लिंग, वचन आदि की दृष्टि से विभिन्न प्रत्यय लगते हैं और उनके विभिन्न रूप दिखाई पड़ते हैं। जैसे करता है, करती है, करते हैं, करती हैं आदि। इनमें हम लिंग, वचन आदि का व्याकरणिक अर्थ तो सूचित करते हैं, लेकिन यहाँ कोई नया अर्थ नहीं जुड़ा है। कुछ भाषाएं इस प्रकार का रूप परिवर्तन न कर एक ही क्रिया से सभी लिंग वचन के भेद को प्रकट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अंग्रेजी में बोला जाता है आई गो, दोनों लिंगों में यू गो क्रिया का समान रूप से प्रयोग हुआ है। इस उदाहरण में मूल क्रिया रूप नहीं बदला है। इस तरह हम कह सकते हैं कि रूपात्मक प्रत्यय कुछ व्याकरणिक अर्थ भले सूचित करते हैं, लेकिन इनसे नए शब्दों का निर्माण नहीं होता। प्रत्ययों का प्रयोग दो प्रकार से होता है। कुछ प्रत्यय शब्द के अंत में आते हैं, जैसे पै, पन और तव आदि। कुछ प्रत्यय शब्द के आरंभ में आते हैं, जैसे अ प्लस कारण, बे प्लस रहम, ना प्लस पसंद। यहाँ ए, बे और ना आदि विलोमार्थ सूचित करने वाले प्रत्यय हैं, जो शब्द से पहले आते हैं। व्याकरण में इन्हें उपसर्ग बोला जाता है। कुछ विद्वान इन्हें पूर्व प्रत्यय भी कहते हैं। शब्द रचना के संदर्भ में हमने देखा कि मूल शब्द के साथ प्रत्यय जोड़ने से हम नए शब्द निर्मित कर सकते हैं और एक भाषा भाषी समुदाय इसी प्रकार से नए शब्द गढ़ता है। आधुनिक युग में नए नए विचारों को प्रकट करने के लिए हमें नए शब्दों के निर्माण की आवश्यकता होती है। जैसे हमने राष्ट्र शब्द का प्रयोग शुरू किया तो राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीयकरण आदि नए शब्दों की भी आवश्यकता पड़ी। यह काम अब योजनाबद्ध तरीके से नवगठित संस्थाओं द्वारा भी किया जाने लगा है, जिससे समन्वित रूप में सारे आवश्यक शब्द भाषा की प्रकृति, एक रूपता आदि को ध्यान में रखते हुए निर्मित किए जा सकें। हिंदी में नए शब्दों के निर्माण के लिए शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक संस्था कार्य करती है, जिसका नाम है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग। यह संस्था विभिन्न विषयों के विद्वानों की सहायता से नए शब्दों के निर्माण करती है और शब्दकोशों के रूप में इन्हें प्रकाशित करती है। हिंदी में शब्द निर्माण के लिए हम ज्यादातर संस्कृत भाषा का सहारा लेते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा में शब्द बनाने की अपार क्षमता है। उदाहरण के तौर पर हम आयोग शब्द ले सकते हैं। यह अंग्रेजी के कमीशन का वाचक शब्द है, लेकिन इस अर्थ में यह संस्कृत में प्रचलित नहीं था। संस्कृत में योग, संयोग, नियोग
आदि शब्द तो थे, लेकिन आयोग नहीं था। हमने कमीशन के लिए आयोग शब्द का निर्माण किया और इस अर्थ में यह शब्द चल रहा है। संस्कृत से शब्द बनाने का एक और कारण है। किसी शब्द से अन्य संबंध शब्द बनाने के लिए भी हम संस्कृत भाषा का सहारा लेते हैं। कुछ फॉर एग्जाम्पल कमिश्नर के लिए आयुक्त, डिप्टी कमिश्नर के लिए उपायुक्त, हाई कमिश्नर उच्चायुक्त और हाई कमीशन उच्चायोग आदि। आयोग ने शब्दावली के निर्माण के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांत निर्धारित किए हैं, जिससे संस्कृत से ही नहीं बल्कि अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों को भी हिंदी के शब्द भंडार में स्वीकृत किया जा सके। इस संदर्भ में आयोग ने घोषणा की है कि सबसे पहले प्रचलित शब्दों को ग्रहण किया जाए, चाहे वे हिंदी के हों या अंग्रेजी के या उर्दू के। इस दृष्टि से मिसिल, मसौदा, वायरस, प्रोटीन आदि शब्द हिंदी में स्वीकृत किए गए हैं। इसके बाद अन्य भारतीय भाषाओं से प्रचलित शब्द निर्मित किए जाएंगे। यह भी प्रावधान है कि अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को यथावत ले लिया जाए और हर नए शब्द के लिए शब्द गढ़ने पर जोर न दिया जाए। इस दृष्टि से अब हिंदी में न्यूट्रॉन, कार्बन, टरबाइन आदि शब्द मूल रूप में स्वीकार कर लिए गए हैं। शब्द लेने के संदर्भ में एक रोचक एग्जाम्पल है, जैसे ऑक्सीजन। यद्यपि इसके लिए हमारे पास प्राणवायु शब्द है, फिर भी इससे जुड़े हुए अन्य शब्द बनाने में यह उपयोगी नहीं लगा, इसलिए ऑक्सीजन को ही स्वीकृत कर लिया गया। ऑक्सीजन से हम ऑक्सीकृत, ऑक्सीकरण, ऑक्साइड आदि संबंध शब्द बना सकते हैं। इस दृष्टि से शब्द निर्माण में कोई पूर्वग्रह न रखकर प्रयोक्ता और अन्य लोगों की व्यवहारिक सुविधा को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है। शब्द रचना। शब्द दो प्रकार के होते हैं, मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्द वे शब्द जिन्हें हम और छोटे रूपों या खंडों में बांट नहीं सकते, जैसे घर, आंख, देश, काम, जल, प्रेम, शब्द, पास, दौड़, पहुंच और चाल आदि। व्युत्पन्न शब्द वे शब्द जो मूल शब्दों में प्रत्यय या अन्य शब्द जोड़ने से बनते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें व्युत्पन्न शब्द बोला जाता है। प्रत्ययों के अर्थ मूल शब्द के अर्थ में विस्तार करते हैं, जैसे उपसर्ग। उपसर्ग में दिन शब्द है और इसमें सु उपसर्ग लगाने के बाद सुदिन यानी अच्छा दिन। चैन, बे उपसर्ग लगाने से बेचैन यानी चैन रहित। प्रत्यय एक शब्द है, ता प्रत्यय है, एकता, एक होने का भाव। नयापन, अवस्था या स्थिति। नयापन, नया होने की स्थिति। इस संदर्भ में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे संस्कृत के उपसर्ग हैं अति, अधिक, अतिवृष्टि, अधि ऊपर, अधिकार। अनु पीछे, अनुगमन। अप बुरा, अपयश। अव बुरा, अवगुण। अभि अधिक के अर्थ में है अभिनव। आ अपनी तरफ, आगमन। परि चारों ओर का, परिपूर्ण। प्रति उल्टा, प्रतिपक्ष। विशिष्ट, विज्ञान। सम अच्छा, संयोग।
शु अच्छा सुपुत्र, कु बुरा कुपुत्र। कुछ शब्द भी उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं, जैसे अध अधोगति, अलम अलंकार, चीर चिरकाल, पुरा पुरातत्व, पुनः पुनर्जन्म, सह सहगामी, सव सवजन आदि। अब अरबी और फारसी के उपसर्ग हैं, जैसे ना नहीं के अर्थ में नापसंद, ला ये भी नहीं के अर्थ में लाचार, बे ये भी नहीं के अर्थ में बेचारा, बै सहित के अर्थ में बखूबी, बे बिना के अर्थ में बेमिसाल। कुछ शब्द भी उपसर्गों की तरह आते हैं, जैसे कम कम उम्र, हर हरदम, हम उम्र, बद बदनाम। ये है फारसी फारसी परसर्ग, जैसे ता तक के अर्थ में है ता जिंदगी यानी जिंदगी तक, दर में के अर्थ में दरअसल असल में, बा शे यानी बाकायदा कायदे से। हिंदी में अपने उपसर्गों का पर्याप्त अभाव है। संस्कृत के उपसर्ग ही मूल रूप में या बदले हुए तद्भव रूप में हिंदी के शब्दों में आते हैं, जैसे निडर, कुपूत या कपूत, अनजान, अथाह। हिंदी में विशेषण शब्द के पहले आते हैं। इनके अधूरे रूप उपसर्ग की तरह लगते हैं, चौराहा, तिगुना, दुनाली, अधमरा, सतलड़ा, नौगांव आदि। शब्दांत प्रत्यय कई हैं, जैसे इकाई 5 और 7 में संस्कृत के प्रत्यय ता तव इत इक आदि से शब्दों की रचना पर विचार किया है। अन्य संस्कृत, अरबी, फारसी और हिंदी के प्रत्ययों की सूची आप हिंदी के किसी व्याकरण ग्रंथ में भी देख सकते हैं। जैसे कर्ता सूचक प्रत्यय है, आर प्रत्यय लगाने पर सुनार लुहार, एरा प्रत्यय लगाने पर सपेरा लुटेरा, हारा प्रत्यय लगाने से लकड़हारा, बाज प्रत्यय लगाने से कलाबाज धोखेबाज, गर प्रत्यय लगाने से जादूगर कारीगर, इया प्रत्यय लगाने से रसोईया आदि। ये कुछ कर्ता सूचक प्रत्यय बनते हैं। भाववाचक प्रत्यय, जैसे संज्ञा या विशेषण से ई प्रत्यय लगाने से बनेगा लंबाई मिठाई कलाबाजी जादूगरी, पा प्रत्यय लगाने से बुढ़ापा मोटापा, आहट प्रत्यय लगाने से घबराहट चिकनाहट आदि। ये क्या है? भाववाचक प्रत्यय। विशेषण सूचक प्रत्यय, विशेषण सूचक प्रत्यय जैसे दार मालदार असरदार, कर से भयंकर, कारी से आज्ञाकारी, द से दुखद और सुखद, दाई से दुखदाई, देह से तकलीफ दे। और लघुता सूचक प्रत्यय, लघुता मतलब छोटा रूप, जैसे डिब्बा का लघु लघु रूप क्या बनेगा? डिबिया, बेटी बिटिया, खाट खटिया, कटोरा कटोरी, पहाड़ पहाड़ी, नद नदी। लिंग सूचक प्रत्यय ई प्रत्यय लगाने से जैसे केले वाली, इन प्रत्यय लगाने से सुनारिन मछुआरिन, नी प्रत्यय लगाने से हथिनी शेरनी, इका प्रत्यय लगाने से अध्यापिका गायिका बालिका, वती और मति प्रत्यय लगाने से सत्यवती श्रीमती आदि। व्युत्पन्न शब्दों का दूसरा प्रकार है जिससे दो शब्द मिलते हैं। इस प्रकार से निर्मित शब्द को समस्त पद या सामासिक शब्द की संज्ञा दी जाती है। शब्द निर्माण में प्रत्ययों की भांति ही समास रचना का भी विशेष महत्व है। हम यहाँ समास के विस्तृत विश्लेषण में नहीं जाएंगे, ये बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। थोड़ा एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं, जैसे तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। इस समास में दो शब्दों के बीच में किसी कारक का संबंध छिपा रहता है। उस कारक शब्द को वाक्यांश के रूप में स्पष्ट भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, समास है राजपुत्र और इसका विस्तृत पदबंध क्या बनेगा? राजा का पुत्र। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश।
देशभक्ति, देश के प्रति भक्ति। स्त्रुहंता, शत्रु को मारने वाला। अब ये यहाँ पे का, में, के प्रति, को, ये सब क्या है? विभक्तियां जो तत्पुरुष समास के अंतर्गत 8 प्रकार से विभक्तियां दी गई हैं, उनको अलग अलग से दर्शाया जाएगा। कर्ता ने, कर्म, करण, ये उसका विस्तृत रूप है कि इनमें से कौन सी विभक्ति वाला समास है। द्वंद्व समास। इस समास में दो ऐसे शब्द आते हैं जो मिलकर एक अर्थ प्रकट करते हैं। दोनों शब्दों के बीच और या फिर या का अर्थ छिपा होता है। फॉर एग्जाम्पल, समास है माता पिता और इसका अर्थ विस्तार क्या बनेगा? माता और पिता। गाय बैल, गाय और बैल। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। हार जीत, हार या जीत। बहुब्रीहि समास। इस समास में दो शब्द मिलकर तीसरा ही अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे समास है पीताम्बर और इसका विग्रह क्या बनेगा? पीत वस्त्र। पीत पीला प्लस अंबर। इंगित अर्थ क्या बनेगा? वह व्यक्ति जिसके वस्त्र पीले हों। वीणा पाणी, वीणा प्लस पाणी। पाणी मतलब हाथ। वह व्यक्ति जिसके हाथ में वीणा हो। जितेंद्रिय, जीत प्लस इंद्रियां। वह व्यक्ति जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। चंद्रवदन, चंद्र प्लस वदन। वह व्यक्ति जिसका मुख चांद के समान हो, आदि। प्रतिबिंबित शब्द, इको वर्ड्स। मान लीजिए बस में एक सहयात्री घबराकर जेब टटोल रहा है। हम उससे पूछेंगे, क्या पैसे वैसे खो गए? यहाँ वैसे का कोई अर्थ नहीं है, न ही हम सिर्फ पैसे की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पैसे या इसी तरह की कोई चीज हमारा अभीष्ट उद्देश्य है, जबकि तनख्वाह लेकर आने वाले से हमारा प्रश्न होगा, कितने पैसे मिले? यहाँ पैसे वैसे का उचित प्रयोग उचित नहीं है। ऐसे शब्दों को हम प्रतिबिंबित शब्द कहते हैं। प्रतिबिंबित शब्द पहले शब्द के अर्थ के संदर्भ में अन्य समान अर्थों का भी समावेश करता है। कुछ अन्य एग्जाम्पल देखिए, जैसे वह कोई काम वाम नहीं करता। नौकरी या अपना धंधा। तुम्हें घर वर मिला कि नहीं? रहने का कोई स्थान। पुनरुक्त शब्दों की रचना सरल है। इसमें सिर्फ पहला शब्द सार्थक होता है, दूसरा ध्वनि प्रतिबिंब। मूल शब्द के पहले व्यंजन की जगह व रख दिया जाए। जैसे पान, वान, दिन, विन। पहले स्वर हो तो दूसरे में वह जोड़ लीजिए। आना, वाना। कहीं कहीं ब, आन बान। पहले शब्द में स्वर उ या बड़ा उ हो तो दूसरे शब्द में वह न जोड़ें। रुचि, ऊंची, फूल, ऊल। दूसरे प्रकार के जो पुनरुक्त शब्द वे हैं जिनमें कहीं दूसरा शब्द आ से बनता है। पी पाकर, देख दाख कर, सोच साच कर, मोड़ माड़ कर, बोल बाला। तो कहीं दूसरा शब्द ऊ से बनता है। मार मूर कर, काट कूट कर, बांध बूंद कर। आपने देखा होगा कि ये सारे शब्द क्या है? क्रिया शब्द हैं। समास की रचना के बाद अब है पुनरुक्त शब्द। जैसे यह द्वंद्व समास की तरह दो शब्दों के योग से बनता है, लेकिन दोनों शब्द समान होते हैं। इन शब्दों का वाक्य में अपना विशिष्ट अर्थ प्रकट होता है। फॉर एग्जाम्पल, गांव गांव में अर्थात हर गांव में या सभी गांव में। पल पल अर्थात हर पल, हमेशा। रो रो कर अर्थात बहुत रोकर। मीठी मीठी बातें अर्थात बहुत सी मीठी बातें।
चूंकि इन शब्दों में एक ही शब्द दो बार बोला जाता है, इससे कुछ व्याकरण द्विरूप शब्द भी बोलते हैं। ध्वन्यार्थ व्यंजक। ध्वन्यार्थ व्यंजक शब्द। हिंदी में कुछ ध्वन्यार्थ व्यंजक शब्दों का भी प्रयोग होता है। इस प्रकार के शब्दों का अलग से कोई अर्थ न होकर उनकी ध्वनियां ही उनके अर्थ को व्यंजित करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गड़गड़ाना, खनखनाना, खड़खड़ाना, घड़घड़ाना, टप टप, खट खट आदि शब्दों को लिया जा सकता है। इन शब्दों की उच्चारण ध्वनि ही इनके अर्थ हैं। इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से भाषा में बिंबात्मकता और जीवंतता का संचार होता है। इसे समझने के लिए पंत की एक कविता है, उसका एग्जाम्पल है चहक रही चिड़िया, टी बी टी टूट टूट। यहाँ टी बी टी टूट टूट ध्वन्यार्थ व्यंजक शब्द है, जो शैली के सौंदर्य को बढ़ाने में सहायक है। अनुकरणात्मक शब्द। इस प्रकार से निर्मित शब्दों का आधार अनुकरण होता है, जैसे चम से चमचमाना, चमाचम, और चिप से चिपचिपा, चिपचिपाहट आदि। इस प्रकार के शब्दों का ध्वनि से न होकर प्रकाश और स्पर्श से है। अनुकरणात्मक शब्दों का एक दूसरा भी रूप है, जिसमें दोनों शब्द निरर्थक होकर भी एक निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं, जैसे झिलमिल, खलबली, शुभ बुगाहट, तामझाम आदि। मुहावरे और लोकोक्तियां। इसी इकाई में अनेकार्थी शब्दों के प्रसंग में हमने मुहावरेदार प्रयोगों की चर्चा की थी। जैसे कानून के हाथ में, हम शरीर के एक अंग को कानून के संदर्भ में देखते हैं, जबकि कानून निर्जीव व्यवस्था है जिसका हाथ नहीं हो सकता, इसलिए इसे मुहावरेदार शब्द कहते हैं। मुहावरा इससे भिन्न है। हाथ डालना, हाथ खींच लेना, हाथ मारना आदि कुछ सामान्य शारीरिक व्यापार हैं, जैसे पानी में हाथ डालना, जेब में से हाथ बाहर खींच लेना, किसी को हाथ से हाथ मारना आदि। इन शब्दों के इस अर्थ को हम अभिधा का अर्थ यानी सामान्य अर्थ कह सकते हैं, लेकिन ये तीनों प्रयोग मुहावरे के रूप में आते हैं, जहां इनका अर्थ भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है। जैसे काम में हाथ डालना मतलब काम शुरू करना, किसी काम में से हाथ खींच लेना का मतलब है मदद न करना, और हाथ मारना का मतलब है धोखाधड़ी से पैसे बनाना। इस अर्थ को हम लक्षणा का अर्थ यानी लक्ष्यार्थ कहते हैं। अतः अभिधेयार्थ की अपेक्षा लक्ष्यार्थ को संकेतित करने वाले भाषा के प्रयोग मुहावरे कहलाते हैं। कई मुहावरों में अभिधा का अर्थ स्पष्ट नहीं होता या असंगत लगता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कमर कसना, सर फोड़ना, दांत खट्टे करना, थूक कर चाटना, आंखें दिखाना आदि। व्यक्ति मुहावरों की सृष्टि नहीं कर सकता। हम मुहावरों के भाषा के अन्य शब्दों की तरह समाज से अर्जित करते हैं। इनके अर्थ की सूक्ष्मता को भी हमें सीखना पड़ता है। लाल पीला होना अधिक क्रोध का अर्थ देता है, माथे पर बल पड़ना कम क्रोध का अर्थ देता है। हमें इन सूक्ष्म अर्थ संकेतों को अच्छी तरह समझ कर ही इन मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए। दस मिनट का ब्रेक ले लीजिए स्टूडेंट्स, उसके बाद शुरू करते हैं।
क्या रीड कर रहे थे हम? मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे वाक्यांश होते हैं। वाक्यांश मतलब विशेषण युक्त संज्ञा या क्रिया, जबकि लोकोक्ति पूर्ण कथन के रूप में एक वाक्य के समान होती है। लोकोक्ति एक ऐसा वाक्य या उक्ति है जिसका तात्पर्य किसी दूसरे प्रसंग पर लागू किया जा सकता है। मान लें कि एक व्यक्ति खुद तो ठीक से काम नहीं जानता, लेकिन अपनी अक्षमता का दोष परिस्थितियों पर डाल देता है। तब हम कहेंगे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इस कहावत में एक समान स्थिति की व्यंजना है। ठीक से नाच न सकने वाला व्यक्ति अपनी गलती नहीं मानता, बल्कि आंगन के टेढ़ा होने की बात कहता है। इसी तरह लोकोक्ति का अर्थ अधिकतर व्यंजनार्थ होता है। व्यंजनार्थ मतलब जिसमें छिपा हुआ कोई अर्थ हो। लोकोक्ति में हम किसी भाषा समुदाय के निरीक्षण की सूक्ष्मता और अनुभव की गहराई को देखते हैं। बिना पैंदी का लोटा जैसे, जो किसी भी दिशा में लुढ़क सकता है। दीपक तले अंधेरा, ज्ञान के साथ छिपा अज्ञान, आदि भाषा समुदाय के अनुभव के निचोड़ हैं। यहाँ हम लोकोक्ति और सुक्ति का या सुंदर उक्ति में भी अंतर करना चाहेंगे। लेखक तथा कुशल वक्ता उचित संदर्भ ढूंढकर सुंदर व्यंजनार्थ प्रकट कर सकते हैं। अगर हम कहें कि महान व्यक्ति मरकर जीता है या कायर 100 बार मरते हैं, तो हम विरोधाभास से महानता या कायरता के अर्थ को व्यंजित करते हैं। कुशल वक्ता ऐसी युक्तियों से अपनी भाषा की सुंदरता और प्रभाव क्षमता में वृद्धि करते हैं। खुली पुस्तक व्यंजना है जो व्यक्ति में छल कपट के अभाव को सूचित करता है। इसी को हम वाक्य में इस प्रकार कह सकते हैं, मेरा जीवन खुली पुस्तक के समान है। ऐसी उक्तियों का प्रयोग हम रोज अपनी भाषा में करते हैं। बिना तेल की गाड़ी, रॉकेट के समान गति, टूटी हुई टहनी, पहली तारीख का इंतजार आदि उक्तियों में हम अपने अनुभव के आधार पर नई व्यंजना लाते हैं। ऐसी उक्तियां जब रूढ़ हो जाती हैं तो उन्हें लोकोक्ति का दर्जा मिलता है। ऐसी कई सुंदर उक्तियां साहित्यिक कृतियों में वक्ताओं की वाणी में हमें देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, खटाई में पड़ना यानी कि मामले पर ठीक से कार्यवाही न होना, हाथ पांव फूलना, कार्य पूरा न होने की स्थिति में घबराहट होना, घड़ों पानी पड़ जाना, गलती के कारण शर्मिंदा होना, अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने ऊपर निर्भर होना, कान खड़े होना, अपने खिलाफ होने वाली बात के संदर्भ में चौकन्ना होना, मन में लड्डू फूटना, बहुत अधिक खुशी होना। मुहावरे और कहावतें, अर्थ और रचना। भाषा भाषी समुदाय किनकी रचना सृष्टि करते हैं? किसकी? मुहावरे और कहावतों की। व्यक्ति अपनी तरफ से एक नए शब्द भी नहीं बना सकता। यह बात मुहावरों और कहावतों पर भी लागू होती है। शब्दों के बारे में हमने चर्चा की है कि इनका अर्थ यादृच्छिक होता है। इसी तरह मुहावरे भी अर्थपूर्व निश्चित होता है। जैसे लाल पीला होना का अर्थ होता है क्रोध करना। हम चाहें तो भी दूसरे अर्थों में ईर्ष्या, शर्मिंदा आदि इसका प्रयोग नहीं कर सकते। एक अनाथ 100 बीमार का अर्थ है एक वस्तु के लिए कई लोगों का आकांक्षी होना। हम इसका प्रयोग इलाज के लिए उपयुक्त वस्तु के अर्थ में करना चाहें तो भी यह संभव नहीं।
शब्दों की रचना सुनिश्चित होती है। जिस तरह हम शब्दों की रचना में परिवर्तन नहीं कर सकते, वैसे ही मुहावरों और कहावतों की रचना में भी अनचाहा परिवर्तन नहीं कर सकते। लाल पीला होना का रूप पीला लाल होना नहीं हो सकता। वक्ता या लेखक द्वारा निर्मित वाक्य में प्रयुक्त क्रिया में थोड़ा परिवर्तन संभव है। काम बिगड़ना को पर्याय का उपयोग करते हुए कार्य बिगड़ना नहीं कर सकते। कोयले की दलाली में हाथ काला को कोयले की दलाली में काला हाथ नहीं कह सकते, या कोयले की दलाली में हाथ काला हो जाता है, ये सब नहीं बोल सकते। अब इसका सारांश क्या है कि इस इकाई के दौरान हमने क्या रीड किया है कि भाषा की शब्दावली कैसे बनती है। कुछ शब्द भाषा के अपने होते हैं, कुछ शब्द अन्य स्रोतों से आते हैं, कुछ शब्द भाषा में आवश्यकता अनुसार बना लिए जाते हैं। इस इकाई में हमने हिंदी की शब्दावली के इन तीनों पहलुओं की चर्चा की। स्रोतगत विश्लेषण में हमने शब्दावली के स्रोतों की चर्चा की और बाद में हिंदी में शब्द बनाने की चर्चा की और धातु तथा प्रत्ययों का भी परिचय प्राप्त किया है। शब्द रचना के संदर्भ में भी हमने 3 प्रमुख समास जैसे तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व समास इनका अध्ययन किया। प्रत्यय और समास के साथ ही पुनरुक्त, ध्वन्यार्थ व्यंजक और अनुकरणात्मक शब्दों की भी रीड किया, अध्ययन किया है। ठीक है, ये इकाई यहाँ पे कंप्लीट होती है। इकाई नंबर 2, संवाद शैली, वाक्यगत संरचना और शैलियां, अशुद्धियां एवं शोधन। इस इकाई के अंतर्गत हम वाक्य तथा वार्तालाप की विशेषताएं, जिसके अंतर्गत है वाक्य, वाक्य में पद क्रम, अनुतान, संप्रेषण का उद्देश्य, वाक्य से ऊपर का स्तर, वार्तालाप, वार्तालाप पर चर्चा आदि मुख्य टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें प्रस्तावना में क्या दिया गया है। भाषा का किसी भी भाषा का इस्तेमाल सामान्यतः 2 रूपों में होता है, लिखित और मौखिक। भाषा का जन्म इसके मौखिक रूप में ही हुआ है। लिखित रूप में भाषा का व्यवस्थित रूप बहुत बाद की घटना है। Sorry students for the background. भाषा का जन्म इसके मौखिक रूप में ही हुआ है। लिखित रूप में भाषा का व्यवस्थित रूप बहुत बाद की घटना है। यहाँ हमारा संबंध भाषा के मौखिक रूप से है, अर्थात यहाँ हम बातचीत में प्रयुक्त भाषा की चर्चा करेंगे। आपस में की जाने वाली बातचीत को हम वार्तालाप या संवाद कहते हैं। वार्तालाप या संवाद उस भाषा से बहुत भिन्न होता है जो पुस्तकों में पढ़ते हैं। लिखित भाषा एक व्यवस्थित तथा व्याकरणिक भाषा होती है। उसका हर एक के लिए एक निश्चित अर्थ होता है जो उस भाषा में निहित रहता है, किंतु वार्तालाप में ऐसा नहीं होता। वार्तालाप या संवाद की भाषा व्याकरण के नियमों से बंध कर नहीं चलती। वार्तालाप की भाषा बहुत सहज होती है। अब इस इकाई का अध्ययन करते हुए देखेंगे कि वार्तालाप किस प्रकार से टूटे हुए वाक्यों को जोड़ता है। अंग्रेजी शब्दों का इसमें खुला खुला प्रयोग किया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, कोड मिक्सिंग। भाषा में प्रांतीय भाषा के शब्द जुड़ जाते हैं तथा कैसे विभिन्न शब्दों पर बल देकर अपनी बात कही जाती है। किसी भी भाषा में वार्तालाप करते हुए जब किसी दूसरी भाषा के शब्दों या वाक्यों का उस भाषा में वार्तालाप में इस्तेमाल करते हैं तो उसे कोड मिक्सिंग बोला जाता है।
व- वाक्य तथा वार्तालाप की विशेषताएं। वार्तालाप या संवाद आपस में की जाने वाली बातचीत को बोला जाता है और यह बातचीत वाक्यों में होती है। इसलिए सबसे पहले भाषा में वाक्य क्या होता है तथा वार्तालाप में वाक्य का इस्तेमाल कैसे होता है, इसकी चर्चा करते हैं। वाक्य भाषा में वाक्य अर्थ की दृष्टि से एक पूर्ण इकाई होता है, अर्थात एक वाक्य में आए हुए शब्द कुल मिलाकर एक निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम ने कल शाम को एक फिल्म देखी। इस वाक्य में किसी एक व्यक्ति के संदर्भ में उसके एक क्रियाकलाप की पूरी सूचना है। वाक्य शब्दों से बनता है और शब्दों के अपने अर्थ वाक्य को पूर्ण अर्थ प्रदान करते हैं। लेकिन वाक्य शब्दों का ढेर नहीं है कि किन्हीं भी 8-10 शब्दों को एक जगह रख देने से वाक्य नहीं बन जाता। जैसे राम, खाना, पैसा, श्याम, उधार, लेना, मांगना, इन शब्दों को कोई भी एक निश्चित अर्थ ध्वनित नहीं होता। इस कारण यह आवश्यक है कि वाक्य में आने वाले शब्द किसी क्रम में एक दूसरे के साथ इस प्रकार जुड़े जिससे पूर्ण अर्थ प्रकट हो। वास्तव में शब्द और वाक्य के बीच एक और कड़ी है जिसे वाक्यांश कहते हैं। शब्द वाक्यांश के रूप में ही वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए वाक्य में किसी कर्ता का होना अनिवार्य है और उसके क्रिया व्यापार को उल्लेख आवश्यक है। यही वाक्यांश है, जिसे क्रमशः हम कर्ता और क्रिया वाक्यांश कह सकते हैं। एक वाक्य में कम से कम 2 वाक्यांश जरूरी हैं और क्रिया व्यापार के संदर्भ में अन्य बहुत से अर्थों को प्रकट करने के लिए और वाक्यांश जोड़ सकते हैं। एक वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्यांश हो सकते हैं। वाक्यांशों की संख्या अलग-अलग वाक्य प्रकारों के लिए अलग-अलग होती है। कुछ वाक्यों में 2 वाक्यांश जरूरी हैं और कुछ वाक्यों में 2 से अधिक। जैसे अकर्मक वाक्य, सकर्मक वाक्य। ये है वाक्य के प्रकार। गंतव्य सूचक वाक्य, द्विकर्मक वाक्य, पूरक वाक्य और क्रम पूरक वाक्य। अकर्मक वाक्य जैसे लड़का सोया। लड़का क्या है? कर्ता और सोया क्या है? क्रिया। सकर्मक वाक्य वह खाना खा रहा है। वह क्या है? कर्ता। खाना क्या है? क्रम और क्रिया क्या है? खा रहा है। गंतव्य सूचक मतलब स्थानवाचक वाक्य वह कॉलेज गई। वह कर्ता, कॉलेज क्या है? गंतव्य यानी कि स्थान, गई क्रिया। द्विकर्मक मैंने उसको पैसे दिए। मैंने कर्ता, उसको प्राप्त करता। पैसे क्रम और दिए क्रिया। पूरक वाक्य मुझे बुखार है। कर्ता मुझे, बुखार पूरक और है क्या है? क्रिया है। कर्म पूरक वाक्य मैंने राधा को डॉक्टर बनाया। मैंने क्या है? कर्ता, राधा को क्रम और डॉक्टर बनाया क्या है? क्रम पूरक क्रिया।
अब ऐच्छिक वाक्यांश, स्थानवाचक, समयवाचक, करणवाचक, प्रयोजनवाचक। स्थानवाचक मतलब जैसे कमरे में, दीवार पर, इसमें स्थान का बोध हो, वो है स्थानवाचक। समयवाचक जिसमें समय का बोध हो, शाम को ठीक 7 बजे, सुबह, दोपहर। करणवाचक जैसे चाकू, शेर। प्रयोजनवाचक राम के लिए, यह है प्रयोजनवाचक। इस प्रकार ऐच्छिक वाक्यांशों के कई अन्य प्रकार भी हैं जो सामान्य संरचना में अतिरिक्त अर्थ के लिए जोड़े जाते हैं। एक वाक्य में दोनों प्रकार के वाक्य आते हैं और पूर्ण अर्थ देते हैं। वाक्य क्रम, हर वाक्य का एक सहज क्रम होता है। ऊपर 6 प्रकार के वाक्यों की हमने चर्चा की है। कौन कौन से हैं? अकर्मक वाक्य, सकर्मक वाक्य, गंतव्य सूचक वाक्य, द्विकर्मक, पूरक और क्रम सूचक क्रम पूरक वाक्य। ये हैं 6 प्रकार के वाक्य। जहां तक ऐच्छिक वाक्यांशों का प्रश्न है, हिंदी में इस संदर्भ में कुछ स्वतंत्रता है कि क्रिया से पूर्व इन वाक्यांशों को हम बदले हुए क्रम में रख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, कल शाम को मैंने एक फिल्म देखी। अब इसको रूप कैसे बदल सकते हैं इसका? मैंने कल शाम को एक फिल्म देखी, या मैंने एक फिल्म कल शाम को देखी। इस वाक्य को हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं। सामान्य रूप से अनिवार्य घटकों का एक क्रम होता है और ऐच्छिक घटक इनके साथ अधिक स्वतंत्र क्रम में होते हैं। एक वाक्यांश में एक या अधिक शब्द होते हैं। कुछ शब्द निश्चित वाक्यांश प्रकार के साथ ही आ सकते हैं, जैसे ने कर्ता के साथ कर्ता ने ही आएगा, और क्रिया में सहायक क्रिया है आदि आएंगे। एक वाक्यांश के भीतर भी शब्दों का विस्तार संभव है। लड़के को क्रम वाक्यांश है, अर्थात इसमें दोनों शब्द अनिवार्य हैं। इसके साथ कई अतिरिक्त शब्द जोड़े जा सकते हैं जिससे वाक्यांश का विस्तार हो। इसी वाक्यांश का विस्तार होगा मेरे छोटे लड़के को आदि। वाक्यांश का एक और प्रकार है, वाक्यांश कुछ और व्याकरणिक सूचनाएं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रिया वाक्यांश में कर्ता के लिंग, वचन आदि की सूचना होती है और क्रिया व्यापार के संदर्भ में उसके बल, अर्थ आदि की भी सूचना होती है। अब वाक्य में पदक्रम, बोलचाल की भाषा में इस पदक्रम में आवश्यकता के अनुकूल परिवर्तन भी किया जा सकता है। जैसे सामान्य पदक्रम क्या है? आप बाकी पैसे लीजिए। और इसका परिवर्तित पदक्रम क्या है? कि लीजिए बाकी पैसे आप। इस परिवर्तन का क्या कारण है? हम परिवर्तित पदक्रम में क्रिया को आगे क्यों ले आए हैं? इसका कारण यही है कि वार्तालाप में हम न केवल सूचनाएं देते हैं बल्कि महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रमुखता देते हैं। प्रमुखता देने के लिए आमतौर पर क्रिया को वाक्य के शुरू में ले आते हैं, अर्थात यहाँ हम क्रिया को प्रमुखता देते हैं। इस प्रक्रिया को अग्र प्रस्तुति कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप मकान तलाश कर रहे हैं और बहुत कोशिशों के बाद आपको मकान मिला है, तो आप घर आकर कह सकते हैं कि मिल गया मकान। यहाँ मिलने की बात पर बल है। मकान का मिलना नई सूचना है, जबकि मकान पहले से परिसूचित सूचना है। इस तरह नई सूचना को आगे प्रस्तुत करना अग्र प्रस्तुति है। सामान्य बोलचाल में व्यक्ति सामान्य वाक्य क्रम में अक्सर पूरा वाक्य नहीं बोलता। कभी कभी उत्तर में सिर्फ एक ही शब्द से काम चला लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आपने उन्हें कितने रुपए दिए थे? उत्तर में सिर्फ 4 रुपए, 5, 6, 7 जितना भी है। यहाँ सिर्फ उस शब्द का उच्चारण है जो वास्तव में अपेक्षित नई सूचना है। इसी प्रकार व्यक्ति कभी कभी अपनी ओर से वाक्य को अधूरा भी छोड़ देता है, या कुछ बातें श्रोता के समझने भी हेतु भी छोड़ देता है। जैसे, तुम मेरे पैसे कल शाम तक लौटा देना, नहीं तो हम जा तो सकते थे लेकिन।
कभी कभी श्रोता वक्ता को वाक्य के आधे में ही रोक देता है और वह अपनी ओर से उसके कथन को पूरा कर देता है। इसके दो कारण हो सकते हैं। वह या तो वक्ता के कथन को समझ चुका है और वक्ता के अनुसार ही वाक्य को पूरा करता है, या कभी श्रोता वक्ता को वाक्य पूरा करने का अवसर दिए बिना उससे भिन्न कथन को अपनी ओर से जोड़ देता है, जिससे वह अपने मतभेद को सामने ला सके। जैसे एग्जाम्पल के लिए, यदि वे लोग 10 मिनट के भीतर न आए तो डैश डैश डैश, तो हम लोग चल देंगे, यही कहना चाह रहे थे ना। अनुतान। अनुतान से तात्पर्य बोलने के ढंग से है। एक ही वाक्य को विभिन्न अनुतानों से बोला जा सकता है तो उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। जैसे सामान्य सूचक में वह चला गया, प्रसन्न में वह चला गया, विस्मय में वह चला गया। तो एक ही वाक्य को कई प्रकार से भी बोला जा सकता है। इस एक ही वाक्य में 3 चिन्ह, खड़ी पाई, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह तथा विस्मयादि बोधक चिन्ह 3 अनुतानों का बोध कराते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह से न केवल विस्मय बल्कि आश्चर्य, प्रशंसा, व्यंग्य आदि अर्थ भी प्रकट हो सकते हैं। अनुतान का भाषा में महत्व। अनुतान से हम सामान्य बोलचाल में अपने विविध मनोभावों को कुशलतापूर्वक प्रकट करते हैं। वास्तव में हम सूचना देने का कार्य बहुत कम करते हैं। सामान्य बोलचाल में हम सूचनाओं के संदर्भ में अपने विभिन्न मनोभावों को प्रकट करते हैं। ये मनोभाव दूसरे व्यक्ति के कथन के संदर्भ में और सार्थक हो जाते हैं। यानी दूसरे व्यक्ति के कथन के संदर्भ में आप नाराज होते हैं या सहमत होने का नाटक करते हैं। इसी प्रकार एक वक्तव्य में व्यक्ति फुसलाना, धमकी देना, क्षमा मांगना, चापलूसी करना, अपनी दीनता प्रकट करना या अपना अधिकार जताना आदि कई पक्षों को लेकर चलता है। ये सारे अर्थ अनुतान से प्रकट होते हैं। लेकिन एक ही वाक्य से इतने सारे मनोभाव कैसे प्रकट हो सकते हैं? सूचना और प्रश्न के अतिरिक्त हमारे पास सिर्फ एक अनुतान है और वह इन सारे भावों को एक साथ कैसे लेकर चलता है, इसकी जानकारी आपके लिए रोचक और उपयोगी होगी। मनोभावों को प्रकट करने के लिए हम अनुतान के साथ साथ आवाज ऊंची करना, शब्दों पर बल देना, जिसे व्याकरण में क्या बोला जाता है, बलाघात बोला जाता है, और चेहरे के भावों तथा अन्य आंगिक चेष्टाओं से भी काम लेते हैं। जब हम गुस्से से बात करते हैं तो आवाज तेज करते हैं, और जब दीनता से बात करते हैं या कुछ मांगते हैं तो आवाज धीमी करते हैं। यदि गाली देते हैं तो गाली के शब्द पर जोर होता है और ऊंची आवाज में बोलते हैं, लेकिन जब किसी मित्र को परिहास में गाली देते हैं तो उच्चारण लंबा करते हैं और अनुतान थोड़ा सा ऊपर करते हैं। इन समस्त सहयोगी गुणों कार्यकलापों से हम अपने बहुत से मनोभावों को प्रकट करते हैं। श्रोता भी इन गुणों को पहचानता है और इसी के अनुरूप वह वार्तालाप को आगे बढ़ाता है। वह भी इन मनोभावों पर अक्सर टिप्पणी करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, श्रोता ने बोला, तेवर क्यों दिखा रहे हो, आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं, मैं तुमसे नहीं डरता। इस कथन में श्रोता दूसरे आदमी के क्रोध को पहचानता है लेकिन अपना अधिकार जताने की कोशिश करता है। ऐसे कथन वार्तालाप के वास्तविक संदर्भ को पहचानने में पाठक की सहायता भी करते हैं। संप्रेषण का उद्देश्य। सामान्य बातचीत में दूसरे व्यक्ति के कथन में दिए हुए उद्देश्य को भी हम पहचानते हैं और उसी के अनुसार अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब माँ बच्चे से कहती है कि सूरज ढल गया है तो इसका तात्पर्य यह है कि बच्चों को पढ़ने के लिए बैठना चाहिए। इस आशय को समझने वाले व्यक्ति उसी के अनुसार कार्य करते हैं या प्रतिव्यक्तव्य करते हैं। संदर्भ को न समझने वाला व्यक्ति इस वार्तालाप के अर्थ को नहीं समझेगा। इसी प्रकार किसी वक्तव्य या प्रतिवक्तव्य भी छिपा हुआ अर्थ लिए होता है। आगे एक प्रश्न और उसके संभावित उत्तर में छिपे हुए अर्थ हैं, उनको देख लेते हैं।
अरे सारी मिठाई कहाँ चली गई? अभी गोपाल कमरे में गया था, अर्थात उसने सारी मिठाई खा ली होगी। हाँ, मैंने ही खा ली, अर्थात मुझ पर बेकार संदेह किया जा रहा है। वाक्य से ऊपर का स्तर। व्याकरण में आमतौर पर सिर्फ वाक्य की संरचना तक का ही विश्लेषण किया जाता है, लेकिन भाषा वास्तव में अकेले वाक्यों तक सीमित नहीं है। हम अपने विचारों को किसी क्रम में कई वाक्यों द्वारा प्रकट करते हैं। इन वाक्यों का एक दूसरे से संबंध होता है, जिसे अक्सर हम इसीलिए, लेकिन, हालांकि आदि संयोजकों द्वारा जोड़ते हैं। यदि ये संयोजक सही न हो तो कुल मिलाकर सही तात्पर्य समझ में नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल, पानी बरस रहा था चूंकि मैं बाहर नहीं जा सकता था। अब इस कथन में संयोजक जो चूंकि है से दो बातों को जोड़ा गया है, लेकिन कुल मिलाकर कोई अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि संयोजक का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं किया गया। इस वाक्य का सही अर्थ क्या बनेगा? चूंकि पानी बरस रहा था, मैं बाहर नहीं जा सकता था। इस प्रकार वाक्य के स्तर से ऊपर एक विस्तृत पाठ को प्रोक्ति कहा जाता है, जिसका विश्लेषण हम पूरे पाठ के संदर्भ में कर सकते हैं। सामान्य रूप से वार्तालाप में भी एक दूसरे के कथन के संबंध को हम प्रोक्ति के संदर्भ में देख सकते हैं। प्रोक्ति शब्द आपको कठिन लग सकता है, लेकिन समझने में यह इतना कठिन नहीं है। इसे आप यूं समझ सकते हैं कि यदि रेडियो पर एक निबंध लिखा गया हो, तो उस पूरे निबंध का पाठ या वस्तु क्या है? प्रोक्ति है। इस निबंध में सारी बातें रेडियो के कार्य, उपयोग, उसकी विशेषताएं, उसका महत्व आदि के आसपास ही होंगी। इस तरह से एक कविता या कहानी का उपन्यास कुल मिलाकर क्या है? एक प्रोक्ति है। ऐसे ही पाठ की संरचना के विश्लेषण में हम वाक्यों में क्रमबद्धता, संयोजन आदि बातों को भी देख सकते हैं। प्रोक्ति को इन कुछ विशेषताओं के संदर्भ में भी समझा जा सकता है। विराम चिन्ह किसी भी भाषा के पूर्ण ज्ञान एवं सही प्रयोग के लिए विराम चिन्हों का अत्यधिक महत्व है। बिना विराम चिन्हों के भाषा को समझना कठिन होता है। कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्ह है, जैसे अल्प विराम, अर्ध विराम, उपविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक और संयोजक चिन्ह आदि। अब अल्प विराम मतलब कोमा। अल्प विराम का अर्थ है थोड़ी देर के लिए विराम। अल्प विराम को कोमा लगाकर बताया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है: जब एक ही शब्द भेद के 3 या उससे अधिक शब्दों का वाक्य में एक साथ प्रयोग हो, जैसे राम, मोहन, सोहन और हरीश दिल्ली गए। तो राम, मोहन, सोहन इन तीनों के बीच में क्या यूज आएगा? कोमा। जब अनेक शब्द युग्मों का प्रयोग वाक्य में प्रयोग हो, तो अंतिम को छोड़ करके पूर्व शब्द के शब्द युग्मों के बाद, जैसे हानि, लाभ, सुख, दुख, हार, जीत, ये सभी जीवन के साथी हैं। तो हानि और लाभ, कोमा, सुख, दुख, कोमा। इसी प्रकार संबोधन के बाद, जैसे राम जरा इधर आना। किसी भी उक्ति के बाद की के स्थान पर, जैसे गुरुजी ने कहा, कोमा, खूब मेहनत करो। यदि वाक्य के बीच में पदांश या वाक्य खंड आ जाए, तो उसके दोनों छोर पर अल्प विराम का प्रयोग होता है, जैसे चिंता चाहे जिस प्रकार की हो मनुष्य को भस्म कर देती है। तो चिंता के बाद कोमा, चाहे जिस प्रकार की हो, कोमा, मनुष्य को भस्म कर देती है। इसके अतिरिक्त भी जब उद्देश्य बहुत लंबा हो, तो दो वाक्य खंडों के बीच और का लोप होने जैसी स्थितियों में अल्प विराम का प्रयोग होता है। अर्धविराम। अर्धविराम मतलब सेमी कोलन। अल्प विराम की अपेक्षा जहां अधिक ठहराव अपेक्षित हो, वहां अर्धविराम का प्रयोग होता है।
जैसे पदार्थ का स्तर किस प्रकार ऊंचा हो, छात्र अध्ययन में किस प्रकार तल्लीनता पूर्वक प्रवृत्त हों, उनमें नैतिकता का विकास कैसे हो, परीक्षा भवन में नकल कैसे बंद हो तथा वे अध्यापक के प्रति भक्ति भाव किस प्रकार प्रकट करें। उपविराम यानी कि कोलन, अर्धविराम की अपेक्षा यानी कि सेमी कोलन की अपेक्षा जहां अधिक ठहराव अपेक्षित हो और साथ ही वाक्य जैसी समाप्ति अपेक्षित न हो वहां पे उपविराम का प्रयोग होता है। पुस्तक, निबंध आदि के शीर्षक में उपविराम का प्रयोग होता है। जैसे प्रसाद, सेमी को प्रसाद उपविराम, विचार और विश्लेषण, भारत आरण्यक का देश उपविराम अरण्यहीन, पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप। जहां वाक्य या मनोभाव पूरा हो जाए वहां पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे राम स्कूल गया, पूर्ण विराम के लिए आजकल फुल स्टॉप का प्रयोग भी किया जाने लगा है जो हिंदी की प्रकृति के अनुकूल नहीं है। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में आता है। जैसे क्या राम स्कूल गया, ये क्या है, प्रश्नवाचक। विस्मयादि बोधक, आनंद, उत्साह, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक का प्रयोग होता है। विस्मयादि बोधक मतलब एक्सक्लेमेटरी साइन। साथ ही विस्मयादि बोधक सूचक शब्दों के बाद भी इसका प्रयोग होता है। जैसे वाह, ओ, अरे। संयोजक चिन्ह यानी हाइफन, दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच ऊंच नीच, जैसे सहचर शब्दों के बीच खाना पीना, प्रतिबिंबित शब्द और सार्थक शब्द के बीच जैसे अनाप शनाप, द्वंद्व समास के दोनों भेदों के पदों के बीच जैसे राम और कृष्ण। जब संज्ञा की पुनरुक्ति हो, गांव गांव आदि स्थितियों में कौन सा चिन्ह यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, संयोजक चिन्ह यानी हाइफन। अब ये यहाँ पे एक वार्तालाप दिया गया है। श्री वर्मा, शायद वर्मा फैमिली का कुछ है, श्री वर्मा, श्रीमती वर्मा, मनीष, प्रशांत। कोड मिक्सिंग, वार्तालाप करते हुए बीच बीच में अंग्रेजी के शब्दों और वाक्यों का प्रयोग किया गया है। जब भाषा में बातचीत करते हुए बीच बीच में दूसरी भाषा के शब्दों वाक्यों का प्रयोग हो तो इसे कोड मिक्सिंग कहा जाता है। वार्तालाप में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है और इसके दौरान कहीं पर अंग्रेजी के शब्दों का बीच बीच में खुला प्रयोग किया जाता है, कहीं पर शब्दों का उच्चारण बदला हुआ है, कहीं बातों में अनुतान एवं बलाघात का प्रयोग है। वार्तालाप के दौरान सबसे ज्यादा हिंदी शैली और उर्दू शैली का प्रयोग किया जाता है। वार्तालाप करते हुए हम पूर्ण रूप से भाषा पर निर्भर नहीं होते, अर्थात हम अपनी सारी बात सिर्फ भाषा के माध्यम से ही संप्रेषित नहीं करते, अपितु कुछ भाषेतर तत्व हमारे संप्रेषण का भाग बनते हैं, जैसे आंगिक क्रियाएं, संदर्भ, प्रसंग, प्रतीक आदि। कोड मिक्सिंग का पहला और प्रमुख कारण तो संप्रेषण अर्थात अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना ही है। इसके बारे में कोई नियम नहीं बनाया जा सकता या यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कोड मिक्सिंग के और क्या कारण हैं, क्योंकि एक ही वक्ता विभिन्न लोगों से बातचीत करते हुए हमेशा कोड मिक्सिंग नहीं करता। फिर भी कुछ लोगों में यह प्रवृत्ति होती भी है। हमारा संबंध यहाँ मूल पाठ में हिंदी भाषा में अंग्रेजी शब्दों और वाक्यों के लिए किए गए प्रयोग से है।
पढ़ा लिखा प्रत्येक हिंदी भाषी अपने वार्तालाप में अंग्रेजी के शब्दों वाक्यों का कमोबेश प्रयोग करता है। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। नंबर 1 है हिंदी भाषा में अनेक अंग्रेजी शब्दों का हूबहू प्रचलन और स्वीकार, जैसे रेल, स्टेशन, पेन, गिलास, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो, टीवी आदि। अंग्रेजी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर भी एक संपर्क भाषा के रूप में उपलब्ध होना। आप देखेंगे कि भारत में दक्षिण भारतीय भाषाएं उत्तर भारत की भाषाओं से कितनी भिन्न हैं। अतः दक्षिण भारतीय के साथ बात करने के लिए या तो आपको उसकी भाषा आनी चाहिए या उसे आपकी। यह हर स्थिति में संभव नहीं होता, किंतु अंग्रेजी भाषा में आप बातचीत कर सकते हैं। नंबर 3 है अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा। फिर भी कोड मिक्सिंग वार्तालाप में होनी चाहिए या नहीं, इस बारे में कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता, लेकिन हमारी यही राय है कि किसी एक भाषा में संवाद या वार्तालाप बोलना या सीखना लिखना सीखना हो तो निश्चित रूप से जहां तक हो सके कोड मिक्सिंग नहीं करनी चाहिए। अब प्रांतीय विशेषताएं। हिंदी भाषा सभी प्रांतों में नहीं बोली जाती। हर प्रांत की अपनी अलग भाषा या बोली है। हिंदी भाषा के भी कई रूप हैं। समस्त उत्तर प्रदेश की भाषाएं होते हुए भी बनारस और लखनऊ की बोलचाल की हिंदी में आप बहुत अंतर पाएंगे। यह अंतर दो प्रकार का होगा, एक तो लहजे का और दूसरा प्रांतीय शब्दों का। बनारस का व्यक्ति जब हिंदी बोलेगा तो बनारस क्षेत्र के शब्द एवं लहजे का प्रयोग करेगा, और दूसरी ओर जब एक दक्षिण प्रांत का रहने वाला व्यक्ति हिंदी बोलेगा तो उसकी हिंदी में लिंग वचन की गड़बड़ी जरूर मिलेगी। हिंदी में वार्तालाप करते समय मानक हिंदी के उच्चारण को अपनाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। मूल पाठ को आपने पढ़ा है, आपने देखा होगा कि वार्तालाप में जैसे श्रीमती वर्मा की भाषा पर प्रांतीय प्रभाव झलकता है, इसलिए वह मनीष को मनीष, मिश्रा को मिश्रा और खबर को खबर बोलती है। हिंदी शैली और उर्दू शैली। हिंदी लिखते या बोलते समय कुछ लोग संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग अरबी, फारसी, तुर्की के शब्दों का अधिक इस्तेमाल करते हैं। सुविधा के लिए इसे हिंदी शैली, संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग और उर्दू शैली, अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग भी कह दिया जाता है। जहां तक हिंदी भाषा में बातचीत करने का सवाल है, ये दोनों शैलियां सही हैं। वैसे आम तौर पर बातचीत में दोनों का मिला जुला रूप ही देखने को मिलता है। इसीलिए उर्दू के ऐसे शब्दों से परहेज नहीं करना चाहिए जो सामान्य रूप से स्वीकृत एवं प्रचलित हैं। उर्दू के कुछ शब्द हैं, जैसे उर्दू में जरूरत, हिंदी में आवश्यकता, दाखिला उर्दू में प्रवेश, हिंदी में कोशिश, प्रयास, लफ्ज, शब्द, एहसास, महसूस, दिमाग, मस्तिष्क, मजबूरी, विवशता, ख्वाब, स्वप्न, जिंदगी, जीवन, गुफ्तगू, बातचीत, सही, ठीक। तो ये संवाद शैली इकाई यहाँ पर संपूर्ण हुई। इसका सारांश क्या है कि संपूर्ण इकाई पढ़ने के बाद हम यह समझ गए होंगे कि वार्तालाप या संवाद भाषा का वह मौखिक रूप है जो लिखित भाषा से भिन्न होता है। लिखित भाषा व्याकरण का अनुकरण करती हुई चलती है, किंतु मौखिक भाषा में व्याकरण लचीला होता है। वार्तालाप या संवाद करते हुए कोड मिक्सिंग करना, भाषा में प्रांतीय शब्दों का आ जाना, टूटे हुए वाक्य बोलना, किसी के मुंह की बात छीन लेना आदि मौखिक भाषा की विशेषताएं हैं। और वार्तालाप करते हुए हम पूर्ण रूप से भाषा पर निर्भर नहीं होते, अर्थात हम अपनी सारी बात सिर्फ भाषा के माध्यम से ही संप्रेषित नहीं करते, अपितु कई भाषेतर तत्व हमारे संप्रेषण का भाग बनते हैं, जैसे आंगिक क्रियाएं, संदर्भ, प्रसंग, प्रतीक आदि।
ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। कल हम इकाई नंबर 3 सरकारी पत्राचार तथा टिप्पण और प्रारूपण का अध्ययन करेंगे। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।